हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे सबसे पहले कि भैया वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते क्यों हैं। फिर हम समझेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अगर आपको करना है तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। फिर उनमें से एक मेथड आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए शेयर्स वैल्यूएशन किसका करना है, शेयर्स का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, हमको करना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स तो आप समझते होंगे, क्यों समझते होंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के यहां तक आप पहुंच गए हैं। इसका मतलब हमने इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर सबसे फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर्स, तो उसमें हमने पूरा अच्छे से समझा था कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर्स लोग क्यों परचेज करते हैं और शेयर परचेज करने के बाद उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, शेयर होल्डर के पास में शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, ये हमने सबने अच्छे से समझ लिया है। हाँ, थोड़ा सा मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि जब भी कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, तो दो तरह के शेयर इशू करती है। एक करती है इक्विटी शेयर्स और एक करती है प्रीफरेंस शेयर्स। तो हम जो यहां पर वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, वो इसका कर रहे हैं, इक्विटी शेयर का। प्रेफरेंस शेयर्स का हम वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना, वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। वही कंपनी के अंदर बहुत सारी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, उनको वोटिंग राइट्स भी होता है ना, और एंड में जो भी प्रॉफिट बचता है वो इन्हीं का होता है। तो हम इक्विटी शेयर्स का यहां पर वैल्यूएशन करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन नहीं करेंगे। यानी कि अगर मेरे पास किसी एक कंपनी का शेयर है, ठीक है, तो उस शेयर की वास्तव में वैल्यू क्या है, पर शेयर उसकी क्या वैल्यू है, वो कैलकुलेट करना ही कहलाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो जब भी किसी कंपनी को शेयर परचेज करने हो, शेयर बेचने हो, अमालगमेशन करना हो, एब्जॉर्प्शन करना हो, एक्विजिशन करना हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना हो, या बहुत जगह जो है कंपनी को अपने शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है, मतलब पता लगाना पड़ता है कि उस शेयर की, उस कंपनी की एक शेयर की वैल्यू क्या है। अब आप बोलोगे सर वो तो शेयर मार्केट में भी जाके पता कर सकते हैं। नहीं, शेयर मार्केट में जो किसी भी कंपनी, पहली बात तो हर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है। ओनली लिस्टेड कंपनीज का ही शेयर मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर पता होता है और वो फ्लक्चुएट होता रहता है। अनलिस्टेड कंपनी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज का जो शेयर्स होते हैं वो सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होता ही नहीं है। तो उन कंपनी का भी हमें शेयर्स का वैल्यूएशन करना होता है। एंड जिन कंपनी का शेयर मार्केट में शेयर लिस्टेड होता है, तो वहां पर शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी प्राइस चल रही होती है वो या तो ओवर वैल्यूड होती है या अंडर वैल्यूड होती है, क्योंकि वो प्राइस जो होती है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। लेकिन एक्चुअल में किसी भी कंपनी की एक शेयर की वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करते हैं हम और सीखते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के अंदर। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वैल्यूएशन करना है शेयर्स का, तो इसके मेथड कौन कौन से हैं, बिल्कुल हम यहां पर डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो इसके तीन मेथड है। सबसे फर्स्ट मेथड जो इसका है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और आज हम यही करेंगे। हाँ, इस मेथड को एक और नाम से भी बोलते हैं, इसको आप नेट एसेट मेथड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप जो है नेट वर्थ मेथड भी बोल सकते हैं, और कुछ लोग इसको बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो ये सब इसी के नाम है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेना कि ये डेटा दिया हुआ है, आप बुक वैल्यू निकालिए पर शेयर, या नेट वर्थ पर शेयर निकालिए, या नेट एसेट पर शेयर निकालिए, या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालिए। सबसे पॉपुलर वर्ड ये है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इसमें हम किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकाल देते हैं, यानी कि एक शेयर की वास्तव में वैल्यू क्या है। ओके, सेकंड मेथड कौन सा हमारा, ये तो हुआ फर्स्ट मेथड है ना, ये सारे इसके नाम है। सेकंड मेथड आ जाता है हमारा
थर्ड मेथड तो है हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, ईसीएम बोल सकते हो आप, शॉर्ट में याद रखने के लिए इसका नाम क्या रख सकते हैं, ईसीएम। ईसीएम का मतलब क्या हो गया, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। सेकंड वाला जो है वो उसको बोलते हैं यील्ड मेथड या मार्केट प्राइस पर मेथड। तो टोटल 3 मेथड है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है और फर्स्ट भी यही आ रहा है। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है पर शेयर तो वो कैसे करनी है। उसके बाद अगर लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। और वो कैसे आती है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट एसेट्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप का डिवाइड कर दोगे तो आपकी आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब नेट एसेट का मतलब क्या हुआ, नेट एसेट को हम दो अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एसेट और लायबिलिटी अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं और एक शेयर होल्डर फंड अप्रोच से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मैं समझाता हूं, देखो आप क्या करो, टोटल एसेट ले लो और उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस कर लो। देखो लायबिलिटी दो तरह की होती है ना, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या किया जाता है, शेयर होल्डर फंड आ जाता है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये इंटरनल आ जाता है। एक्सटर्नल में आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, वो एक्सटर्नल में आ जाता है। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप क्या करो, सारी एसेट्स ले लो, टोटल एसेट ले लो और उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस कर लो तो आपकी नेट एसेट आ जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, आप टोटल एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटी को इग्नोर करो, आप क्या करो, जो इंटरनल लायबिलिटी है यानी कि जो शेयर होल्डर फंड है जिसमें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, उनको जोड़ दो तो भी आपकी नेट एसेट आ जाएगी। ओके, बट मैं आपको यहां पर जो फर्स्ट वाली अप्रोच है उसको अच्छे से समझाता हूं क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो मैंने बोला नेट एसेट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे, इसको ओनली नेट एसेट नहीं बोलेंगे, इसको हम पता क्या बोलेंगे, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नेट एसेट या नेट वर्थ अवेलेबल फॉर ईएसएच मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी नेट एसेट बचेगी, क्योंकि जो एसेट्स होती है ना किसी भी कंपनी की, लायबिलिटीज होती है, उसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर का भी हिस्सा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी हिस्सा होता है ना। तो मैं यहां पर ओनली इक्विटी शेयर होल्डर की नेट एसेट कैलकुलेट करूंगा। ओके, कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हम यहां पर एक फॉर्मेट बना देते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये क्या है सर, ये है फॉर्मेट और इसके ऊपर लिख दो कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मेट बता रहा हूं, उसमें ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल हो जाएगा जो मैंने ऊपर लिखाया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है सन्ड्री एसेट्स, और जो हम एसेट्स लेंगे ना वो रियलाइजेबल वैल्यू पे लेंगे। अब ये रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब रिवैल्यूएशन हो गया है उसका। कहने का मतलब अगर मैं किसी भी एसेट को अगर आज बेच दूं तो कितने रुपए मिलेंगे, उस वैल्यू पर लेना है, रियलाइजेबल वैल्यू पर। बट अगर क्वेश्चन में आपको रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो बुक वैल्यू पे ले सकते हो। बुक वैल्यू का मतलब हो गया जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है उस पे ले लो। बट अगर आपको बैलेंस शीट में बुक वैल्यू भी दे रखी है और उसके नीचे नोट्स में आपको रियलाइजेबल वैल्यू भी दे रखी है तो फिर हम रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे। सारी एसेट्स ले ली, इसके अलावा आपको गुडविल लेनी है। गुडविल कौन सी, जो वैल्यूड गुडविल है, जिसका हम वैल्यूएशन कर चुके हैं अभी या रिवैल्यूएशन कर चुके हैं जिसका। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें हमने गुडविल कैलकुलेट करना, वैल्यू करना सीखा था ना। उसके मेथड्स थे आपको पता हो, नंबर ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, है ना। तो ये वो है, तो वो वाली गुडविल ले लो।
इसके बाद में इसमें आपको एक चीज और ऐड करनी है, वो ऐड करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, अगर उसकी रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है तो उस पर ले लो, नहीं तो फिर बुक वैल्यू पे ले सकते हो। ओके जी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपकी टोटल एसेट आ जाएगी। सन्ड्री एसेट्स के अंदर मतलब आपका फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स सब आ गया। अब यहां पर आप एसेट्स की टोटल आ गई। अब इसमें से आपको लेस करना है क्या, सबसे पहले लेस करना है सन्ड्री लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज भी कैसे, एट पेबल वैल्यू। अब पेबल वैल्यू क्या होता है, मतलब कितना पेमेंट करना है, तो इसका भी रिवैल्यूएशन होता है। अगर लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन दे रखा है तो उस पेबल वैल्यू जितना पे करना है वो लायबिलिटी लेस करेंगे। बट अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो बुक वैल्यू पे आप ले सकते हैं। हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स को हम छोड़ देंगे। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब हो गया जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या कोई पुराना खर्चा है जिसको राइट ऑफ नहीं किया है, तो उसको हमको इग्नोर करना है। उस लायबिलिटी को भी इग्नोर करना है, उस एसेट्स को भी इग्नोर करना है। ओके, फिर आपको लेस करना है अगर किसी प्रकार का कोई प्रपोज्ड डिविडेंड हो। क्वेश्चन में आपको प्रपोज्ड डिविडेंड दे रखा है तो उसको लेस कर दो, वो भी लायबिलिटी है। प्रपोज हो गया है तो ये डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा, चाहे इक्विटी का हो चाहे प्रेफरेंस का हो। या कोई ऐसा डिविडेंड है जो अभी बकाया है ना, अरियर डिविडेंड, या फिर आपका प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कोई डिविडेंड बकाया है, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, सॉरी, या फिर तो क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेस करनी है। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि हम नेट एसेट इक्विटी शेयर के लिए निकाल रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको लेस कर देंगे। तो ये सब आप चीजें जब लेस कर लोगे तो यहां आ जाएगा आपके पास में एक अमाउंट, इस अमाउंट को हम बोलेंगे नेट एसेट। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है, एक चीज ऐड करनी है। सर क्या चीज ऐड करनी है, देखना, इसमें आपको ऐड करना है कॉल्स इन अरियर। अगर इक्विटी शेयर पे कोई कॉल्स इन अरियर है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, अभी तक 8 रुपए मंगाए, 2 रुपए मंगाने बाकी, तो वो ऐड कर देंगे। जैसे वो ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा टोटल नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ESH। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो नेट एसेट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, इसमें आपको डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है, इसमें आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। बट अगर आपके पास में इक्विटी शेयर्स जो है वो अलग अलग वैल्यू के हैं, कोई 10 रुपए वाले, फेस वैल्यू उनकी अलग अलग है, कोई 10 रुपए पर शेयर वाले हैं, कोई 50 रुपए पर शेयर वाले हैं, तो फिर आप इक्विटी शेयर का नहीं, फिर आप इक्विटी शेयर कैपिटल का डिवाइड करेंगे। जैसे आप इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल का डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगी, यहां पर ये डिवाइड करना आपको, देखो डिवाइड या तो ये या ये कब करना है, जब फेस वैल्यू सभी शेयर्स की सेम हो तो नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड कर दो, जो फेस वैल्यू अलग अलग हो तो कैपिटल का डिवाइड कर दो, तो आपके पास में आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। यानी कि आपकी एक शेयर की वैल्यू क्या है, वो आ जाएगी। यही फॉर्मूला ऊपर है, देखो यहां हम क्या कर रहे हैं, टोटल नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर रहे हैं। यही तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखाया है यहां पर, ये देखो नेट एसेट यानी कि नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बट आप एक चीज ध्यान से देखो, ये नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने यहां बताया, बहुत ईजी है। सन्ड्री एसेट लेनी है रिलाइजेबल वैल्यू पर, रिलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो बुक वैल्यू पे ले सकते हैं। गुडविल जो नई वाली है वो लेनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले लेने हैं, उसके बाद लायबिलिटी लेस करनी है, पेबल वैल्यू, पेबल वैल्यू नहीं दे रखी हो तो बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट वाली वैल्यू पे ले सकते हो। फिर प्रपोज डिविडेंड है वो लेस कर दो, कोई डिविडेंड एरियर है वो लेस कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस कर दो, तो नेट एसेट आ जाएगी। इसमें कॉल्स इन एरियर, अगर इक्विटी शेयर होल्डर का कोई कॉल बकाया है तो उसको ऐड कर दो, तो टोटल नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगी। उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर दोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। फटाफट से मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक ही लेक्चर में आपका पूरा काम हो जाएगा, बार बार
लेक्चर आपको देखने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, मुझे पता है, कमेंट आ रहे हैं आपके, उससे मुझे पता चलता है। ओके जी, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ था, बैलेंस शीट ऑफ ग्रीस। ग्रीस की बैलेंस शीट दे रखी है, ग्रीस लिमिटेड की 31 मार्च 2013 की। क्या क्या दे रखा है, 15,000 इक्विटी शेयर दे रखे हैं, एक 10 रुपए का, और फुली पेड है, तो ये पार्टली पेड नहीं है। यहां पर 20,000 इक्विटी शेयर है और एक 10 रुपए का, लेकिन 6 रुपए पे किए हुए, यानी कि 4 रुपए भी कॉल्स इन एरियर है, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए मंगाए, 4 रुपए बाकी है 20,000 शेयर पर, लेकिन दोनों ही शेयर की फेस वैल्यू 10-10 रुपए है, तो यहां प्रॉब्लम नहीं होगी, हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर पाएंगे। 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, 60,000 रुपए की। लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर और बैंक और पीएनएल, ये जो है सारी ये बुक वैल्यू है। ओके, पीएनएल जो है फिक्टिशियस एसेट्स है, इसको हम नहीं लेंगे। ओके जी, अब यहां देखिए अदर इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एंड स्टॉक। फिक्स एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है, 3,70,000, तो हम 370 लेंगे, ये नहीं लेंगे। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं दे रखी होती तो फिर ये 2,20,000 बुक वैल्यू ले लेते। फिर आपको दे रखा आगे 1 लाख रुपए स्टॉक की वैल्यू, जो स्टॉक है उसकी वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपए, तो हम 1 लाख रुपए ले लेंगे, 80,000 नहीं लेंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट कुड बी फेच ओनली 10,000, इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 10,000, तो 10,000 ले लेंगे, 40,000 नहीं लेंगे। ओके, 50% डेप्ट आर डाउटफुल, 50% डेट्स जो है वो डाउटफुल है, तो इसका मतलब डेप्ट से कितने मिलेंगे, 20,000, 20,000 तो डाउटफुल है, तो 20,000 रुपए ले लेंगे। तो ये सारी रियलाइजेबल वैल्यू है। ओके, जैसे बैंक जो है उससे तो क्या 40,000 ही मिलेंगे, तो ये बुक वैल्यू ले लेंगे हम, क्योंकि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 40,000 ही होगी। बैंक में 40,000 रुपए पड़े, निकाल सकते हो। ओके, पीएनएल हमको लेना नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम ये ले लेते। ओके, ठीक। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज एरियर फॉर द लास्ट 5 ईयर। ये प्रेफरेंस शेयर है ना, इस पे डिविडेंड जो है ना वो 5 साल का बकाया, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। आपको ग्रीस लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम फटाफट से फॉर्मेट बना देते हैं। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, अब ले लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले लेना है सन्ड्री एसेट्स, उसमें क्या है, फिक्स एसेट्स, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 3,70,000, तो हम यहां लिख देंगे फिक्स एसेट्स 3,70,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कितने, 10,000 रुपए रियलाइजेबल वैल्यू है, तो हम यहां ले लेंगे इन्वेस्टमेंट्स 10,000। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, तो हम यहां ले लेंगे स्टॉक 1 लाख। नेक्स्ट, फिर दे रखा आपको स्टॉक के बाद डेटर से कितने मिलेंगे, 20,000 रुपए, तो डेटर्स की रियलाइजेबल वैल्यू है 20,000 रुपए। नेक्स्ट, फिर है बैंक में तो 40 ही मिलेंगे। पीएनएल हमको लेना नहीं, वो लॉस है एक तरह का, एसेट है ही नहीं पहली बात तो। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटी में क्या क्या लेस करना है, सबसे पहले जो हमारी अदर लाइबिलिटीज होती है एक्सटर्नल, जिसमें हमको 2 चीजें दे रखी है। एक तो दे रखा आपको लॉन्ग टर्म लोन्स 1,40,000 रुपए की, ये लेस कर देते हैं, और इसकी पेएबल वैल्यू नहीं दे रखी है। ये देखा आपने, ये जो लाइबिलिटी है ना, वो 2 लाइबिलिटी दिख रही है यहाँ पर, वैसे तो 3 है, पर ये सारा का सारा शेयर होल्डर फंड आ गया, तो ये 2 लाइबिलिटी होगी। एक तो लॉन्ग टर्म लोन्स और एक क्रेडिटर्स। अब दोनों की बुक वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन दोनों की पेएबल वैल्यू नहीं दे रखी है ना। जैसे एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है, ऐसे इनकी पेएबल वैल्यू नहीं दे रखी, तो फिर हम बुक वैल्यू पे ले लेंगे। ओके, तो लॉन्ग टर्म लोन्स 1,40,000, सबसे पहले यहां तक टोटल कर लो। अच्छा सर, गुडविल नहीं दे रखी, हाँ तो गुडविल ना तो दे रखी है ना, गुडविल कैसे वैल्यूड करनी है उसका कोई फॉर्मूला दे रखा है, तो इस हिसाब से हम मानेंगे कि इस कंपनी में गुडविल है ही नहीं। ओके, 3,70,000, वरना गुडविल भी ऊपर आ जाती एसेट साइड। यह आ गया 5,40,000। अब इसमें से लेस कर दो, सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन 1,40,000, और फिर क्या है
फिर है क्रेडिटर्स 80,000 रुपए के, बुक वैल्यू पे ले लेंगे क्योंकि इनकी पेबल वैल्यू दे नहीं रखी है। क्रेडिटर्स 80,000, जो भी लेस करना हो उसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। ठीक, ओके, ये दोनों हो गए। हाँ सर, अब क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस कर दूं, कर सकता हूं। प्रपोज डिविडेंड है नहीं इसके अंदर, बट डिविडेंड जो है वो बकाया है, वो भी कितने साल का, 5 साल का। कौन सा, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये लेस करना पड़ेगा। अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, वो भी 5 ईयर का। सर 1 साल का डिविडेंड कितना होता है, 9% रेट है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड की। 60,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर है तो उसका 9%, 60,000 का 9% करोगे तो 1 साल का आ जाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 साल का डिविडेंड आ जाएगा। 60,000 का 9% मल्टीप्लाई बाय 5 तो 27,000 रुपए का डिविडेंड जो बकाया था वो लेस कर दिया। प्रपोज डिविडेंड है नहीं, 5 साल यहाँ लिखा हुआ है, देखो लास्ट 5 ईयर। ओके, फिर सर क्या करें अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस कर दो, वो कितनी है, 60,000 की। ये तो डिविडेंड लेस हो गया इनका जो बकाया था, यहाँ हम लेस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और कुछ है नहीं यहां पर, तो एक बार ये लेस कर देता हूं मैं, तो नेट एसेट आ जाएगी हमारे पास 5,40,000 माइनस 1,40,000 माइनस 80,000 माइनस 27,000 माइनस 60,000, 2,33,000 रुपये, 2,33,000 नेट एसेट। अब हमको क्या करना होता है, इसमें एक चीज ऐड करनी होती है। क्या सर ऐड करना होता है, हमें ऐड करना होता है अगर कोई कॉल्स इन अरियर हो इक्विटी शेयर का। देखो कॉल्स इन अरियर है क्या, यहां देखो ये 15,000 शेयर है, एक 10 रुपए का और फुली पेड है, ठीक है। बट यहां देखो 20,000 शेयर है, एक 10 रुपए का और 6 रुपए पेड है, मतलब 4 रुपए बाकी है। तो 20,000 शेयर पर 4 रुपए बाकी है, तो 20,000 इक्विटी शेयर पर 4 रुपीज बाकी है। ये आ गया कॉल्स इन अरियर। तो 20,000 इंटू 4 करोगे तो आ गया 80,000 रुपए। अब आ गया आपका ये टोटल नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कितना, 233 में 80,000 जोड़ दो, 3,13,000। कितना सिंपल है, ठीक है। अब सिंपल हमको काम करना है, इसमें या तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर दो या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का डिवाइड कर दो। बट हमें देखना पड़ेगा, अगर फेस वैल्यू दोनों शेयर की एक है तो नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड कर सकते हैं, फेस वैल्यू अलग होगी तो कैपिटल का। तो यहां पर देखो फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, ये भी 10 रुपए, तो 15,000 शेयर ये और 20,000 ये शेयर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 35,000 इक्विटी शेयर। ओनली इक्विटी शेयर लेने हैं, तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और वो 15,000 इक्विटी शेयर एक है, 20,000 एक है, टोटल हो गए 35,000। तो 35,000 का यहाँ डिवाइड कर दो, तो 3,13,000 में 35,000 का डिवाइड करेंगे तो यह आ गया 8.94 रुपीज। ये क्या आ गया, यह आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। आया समझ में। बट देखो अब इसमें आपको एंड में क्या करना होता है, ये कॉल्स इन अरियर अभी तक आया नहीं है, फिर भी मैंने ऐड कर दिया था ना वो 4 रुपए, तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू आई है ना, वैल्यू पर शेयर, इसमें एक चीज आपको करनी है, क्या ये इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कितनी आई है, ये आई है सर 8.94। तो ये फुली पेड अप शेयर पे तो यही रहेगी। फुली पेड अप शेयर हमारे पास कितने, 15,000 शेयर है ना, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगी, 8.94 ही रहेगी। बट जो पार्टली पेड अप शेयर है, मतलब जिसमें अभी तक कुछ पैसा आना बाकी है, वो 20,000 शेयर थे, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता है कितनी रहेगी, 8.94 लो और इसमें से लेस कर दो, क्या, कितने रुपए बकाया है, 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए आ गए, कितने बाकी है, 4 रुपए कॉल्स इन अरियर, वो 4 रुपए यहां पर लेस हो जाएंगे, दिया जाएगा 4.94। ये लास्ट में आपको करना है बस। ओके जी,
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इस लेक्चर को 2 बार देख लेना। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर ये वाले नोट्स मैं आपको दे दूंगा, जो आज का पीडीएफ है ये अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप अच्छे से इसको नोट भी कर सके एंड एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म भी कर सके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।